बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। एम्फीबिया का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 28। इसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने देखा था कि आजकल जो है एम्फीबिया के 3 लिविंग ऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं आजकल। दैट आर क्वाड्रेटा, जिसको हमने यूरोडेला के नाम से पढ़ा था। दे इंक्लूड सैलामेंडर्स। उसके बाद जिम्नोफायोना, जिनको हम सिसिलियंस कहते हैं। और तीसरा ऑर्डर एन्यूरा था, जिसके अंदर हम फ्रॉग्स और टोड्स को इंक्लूड करते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है, दैट इज़ एवोल्यूशनरी प्रेशर्स ऑन द एम्फीबियंस। Most amphibians divide their lives between fresh water and land. This divided life is reflected in the body systems that show adaptations to both environments. अब मजबूरी इन एनिमल्स की ये है कि इनको दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स में, यानी पानी में भी और लैंड के ऊपर भी सर्वाइव करना है। तो उस हिसाब से इनको जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ना है, उस हिसाब से इनकी बॉडीज़ में मॉडिफिकेशंस हैं। इन वाटर, एम्फीबियंस आर सपोर्टेड बाय वाटर्स buoyant प्रॉपर्टीज़. They exchange gases with the water and they face the same osmoregulatory problems as freshwater fishes. पानी में रहते हुए वो सारी की सारी एडेप्टेशंस उसी तरह की होंगी जैसी हमने पिछले चैप्टर फिशेस में पढ़ी हैं। उसी तरह के सारे एवोल्यूशनरी प्रेशर्स इनके ऊपर होंगे। ऑन लैंड, एम्फीबियंस सपोर्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, एक्सचेंज द गैसेस विद द एयर एंड टेंड टू लूज वाटर टू द एयर. लैंड के ऊपर आने की वजह से थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ इनकी डिफरेंट हो जाती हैं। लैंड के ऊपर आने के बाद एक तो उनका पोस्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अपराइट पोस्चर की तरफ इनकी थोड़ा सा रुझान हो जाता है, जिसकी वजह से इनको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसे स्केलेटल फॉर्मेशंस होंगी जो कि इनको अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करेंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट इन्होंने अपने आप को होल्ड करना होता है अपनी बॉडी को। इसके अलावा इनके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप करना ज़रूरी था जिनकी वजह से ये एयर के साथ गैसेस का एक्सचेंज कर सके। पानी में रहते वक्त इनके पास गिल्स मौजूद थे इनके टैडपोल्स के अंदर या इनकी लार्वल फॉर्म्स में, लेकिन जब ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हमने यही देखा कि इनके अंदर लंग्स की जो है वो अडेप्टेशन आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये एयर के साथ ब्रीदिंग कर सकते हैं। तीसरा इन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए, दैट इज़ डेसिकेशन, यानी इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इनको डायरेक्टली सन को फेस करना पड़ता है और जिसकी वजह से इनके अंदर पानी जो कमी है उसको ये प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रेशर में है, दैट इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। यानी बेसिकली हम इस टॉपिक में उनकी स्किन को डिस्कस करेंगे और उनकी लोकोमोटरी मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट स्किन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स, अल्ट्रावायलेट लाइट, डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी। बेसिकली हम यही देखेंगे कि वर्टिब्रेट, स्पेशली जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस अल्लाह ताला ने पैदा की हैं जो कि उनको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से, मुख्तलिफ़ तरह के हैज़र्ड से बचाती हैं। सबसे पहला हैज़र्ड क्या है कि उनको एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इन्फेक्शन कोई ना कोई हो सकती है। उस इन्फेक्शन से रोकने के लिए उनकी स्किन मॉडिफाइड होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर अल्ट्रा वायलेट लाइट का है, यानी सन की जो रेडिएशंस हैं या उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए स्किन मॉडिफाई होनी चाहिए। थर्ड फैक्टर इज़ डेसिकेशन, यानी इतनी हार्ड, इतनी टफ़ या इतनी वाटरप्रूफ, इतनी हद तक स्किन होनी चाहिए कि उसके अंदर से वाटर एवेपोरेशन या वाटर लॉस कम से कम हो सके। एंड फोर्थ वन इज़ मैकेनिकल इंजरी, यानी जब भी कोई चोट हो, कोई इंजरी हो, उस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसको हील अप करने के लिए स्किन को मॉडिफाइड होना चाहिए। तो 4 फैक्टर्स ऐसे हैं वर्टिब्रेट्स की स्किन के लिए जो कि उनकी नेसेसिटी हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है कि उनको इन्फेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचा सके। दूसरा अल्ट्रावायलेट लाइट से उनको प्रोटेक्ट कर सके। तीसरा है डेसिकेशन को प्रिवेंट कर सके। एंड फोर्थ वन इज़ मैकेनिकल इंजरी जो है उसके अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन मिल सके। The skin of amphibian also functions in gas exchange, temperature regulation and absorption and storage of water. अब एम्फीबिया में हम देखेंगे कि स्किन ना सिर्फ वो चारों फैक्टर्स पहले वाले प्रोवाइड करती है, बल्कि कुछ ऐसी भी प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से इनके अंदर गैस एक्सचेंज भी हो सकता है। हमने शुरू में इस चैप्टर में पढ़ा था कि इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट और स्लाइमी होती है। मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन होने की वजह से, और दूसरा फैक्टर ये हमने पढ़ा कि इसके स्किन के ऊपर कोई ऐसी एडेप्टेशन, यानी हेयर या स्केल्स या इस तरह की मॉडिफिकेशन नहीं होती है, तो उसकी वजह से पोरस स्किन है, उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज भी आराम से हो सकता है। तो मॉइस्ट पोरस सरफेस है इसकी स्किन की, जिसकी वजह से ये अपनी रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन भी उसी फैक्टर की वजह से, यानी अपने मॉइस्चर की वजह से अपने आप को टेम्परेचर रेगुलेशन भी बॉडी का मेंटेन कर सकते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, तीसरा फैक्टर यही है कि वो अपने अंदर पानी को रिटेन रखने के लिए इस जो स्किन है इसका यूज़ कर सकते हैं।
Amphibian skin lacks the covering of scales, feathers or hair. It is however highly glandular and its secretions aid in protection. अब इसमें यह है कि हमने पहले भी देखा था कि दूसरे वर्टिब्रेट जैसे रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर स्केल्स होते हैं, बर्ड्स हैं जिनमें फेदर्स हैं, या मैमल्स हैं जिनके अंदर हेयर होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर कोई ऐसी एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है फेदर्स या स्केल्स या हेयर की सूरत में, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फीचर बेसिकली ये है कि इसकी स्किन के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स के मकासद यहाँ पे बताए गए हैं। इट्स स्किन इज़ हाईली ग्लैंडुलर एंड इट्स सिक्रीशंस एड इन प्रोटेक्शन। सबसे पहला फंक्शन जो है इसके ग्लैंड्स का वो अपनी सिक्रीशन के थ्रू प्रोटेक्शन देते हैं। पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो उसमें हमने पॉइजनस फ्रॉग्स पढ़े थे, जिसमें यही था कि स्किन के अंदर बेसिकली ऐसे पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनकी सिक्रीशन की वजह से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। These glands keep the skin moist to prevent drying. एक और फंक्शन इन ग्लैंड्स का क्या है कि मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं, स्लाइमी रखते हैं स्किन को ताकि डेसिकेशन रेजिस्टेंट हो जाए स्किन। दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्टिकी सिक्रीशंस दैट हेल्प द मेल टू क्लिंग द फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स दैट डिस्करेज द पोटेंशियल प्रीडेटर्स। दूसरा फंक्शन इनके अंदर यह है कि जब इन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी होती है या फीमेल के साथ मेटिंग करनी होती है तो यही जो लिक्विड, यही जो स्टिकी सब्सटेंसेस हैं इनके ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं, ये मेल और फीमेल को आपस में स्टिंग करने में या उनको क्लिंग करने में या एक दूसरे के साथ मेटिंग करने में हेल्पफुल होते हैं ताकि वो एक दूसरे के करीब अटैच्ड रह सकें। थर्ड फैक्टर इनका यह है कि अपने अंदर से एक टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज़ कर सकते हैं ताकि अपने जो पोटेंशियल प्रीडेटर्स हैं या फिर कोई ख़तरा है उसके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सकें। द स्किन ऑफ मैनी एम्फीबियन इज स्मूथ ऑल्दो एपिडर्मल थिकनिंग्स में प्रोड्यूस वॉट्स, क्लॉज एंड सैंड पेपरी टेक्सचर विच आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ केराटिन डिपॉजिट्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड बोनी एरियाज। अब अगर एम्फीबिया की स्किन आप देखें वैसे तो स्मूथ होती है, लेकिन आपको सुपरफिशियली जैसे इन सिसिलियंस के अंदर नज़र आ रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर एनुलर किस्म के या सेगमेंटेशन आपको नज़र आ रही है, इस तरह की फोल्डिंग्स भी हो सकती हैं, या इसी स्किन के फोल्ड्स और इसी के पैटर्न्स की वजह से हमें ये वॉटी और कलर्ड स्किन भी नज़र आ सकती है। ऐसे पैचेस डेवलप कर सकते हैं जो कि हार्ड या बोनी एरियाज़ की वजह से हो सकते हैं, और अमूमन ये केराटिन डिपॉजिट्स या इस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है कि जहाँ पे जिल्द उनकी सख्त हो जाती है या सैंड पेपर जैसा यानी खुरदरा सा स्ट्रक्चर आ जाता है, या फिर वॉट्स और क्लॉज जहाँ पे मौजूद हो उस तरह के स्किन के फोल्ड्स जो है बेसिकली हार्ड हो जाते हैं और वहाँ पे इस तरह की अपीयरेंस इनकी बॉडी की स्किन की आ सकती है। Chromatophores are specialized cells in the epidermis and dermis of the skin and are responsible for skin color and color changes. अब हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे ये एक मेंबर है इस एम्फीबिया के एनूरा ऑर्डर का, इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो स्किन के कलर्स हैं बेसिकली उनका ज़िम्मेदार कौन है। उसकी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनमें क्रोमेटोफोर्स हैं, पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि इसकी स्किन को कलर्स देते हैं। अब इस कलरफुल स्किन का मकसद बेसिकली क्या होता है कि इनकी स्किन को कुछ ऐसी अपीयरेंस दे देना, इनकी बॉडी को कुछ ऐसा कलर दे देना ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें प्रीडेटर्स के अगेंस्ट, या फिर दूसरे एनिमल्स को डराने के लिए या उनको थ्रेटन करने के लिए या उनको मुख्तलिफ तरह से अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टिक कलरेशन, एपोसिमेटिक कलरेशन एंड मिमिक्री आर ऑल कॉमन इन एम्फीबियंस। ये वही सारी चीज़ें हैं कि क्रिप्टिक कलरेशन मींस कि अपने आप को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड के साथ अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं, या एपोसिमेटिक कलरेशन यानी इनमें तेज़ रंग, चुभने वाले रंग इनकी बॉडी के हो सकते हैं जिससे अपने आप को ये अलार्मिंग या थ्रेटनिंग बना सकते हैं प्रीडेटर्स के लिए। और मिमिक्री यानी अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए, दूसरे एनिमल्स के साथ अपने आप को मिक्सअप करने के लिए या अपने आप को छुपाने के लिए ये मुख्तलिफ कलरेशंस अपनी यूज़ कर सकते हैं। और इन सब की जो वजह है बेसिकली दैट इज़ क्रोमेटोफोर्स, और वो ये क्रोमेटोफोर्स जो पिगमेंट्स इनकी स्किन के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ये इसकी स्किन के बेसिक फीचर्स थे। The next portion which we are going to discuss is support and movement in amphibians. सपोर्ट का लिटरली मतलब क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्केलेटल फॉर्मेशन, कुछ इनका एंडोस्केलेटन इस तरह का फॉर्म होगा कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए इनको हेल्प मिलेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को होल्ड कर सकेंगे, अपना पॉस्चर मेंटेन कर सकेंगे, और मूवमेंट भी इसी के अकॉर्डिंगली होगी। यानी जिस तरह का इनकी बॉडी का स्केलेटन है उसी के साथ मसल्स की अटैचमेंट कुछ इस तरह की होगी कि अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली मूव भी कर सकेंगे, चाहे वो पानी के अंदर रहते हुए करें, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर करें।
वाटर बॉयज़ एंड सपोर्ट्स द एक्वाटिक एनिमल्स। ये पानी में रहते हुए एनिमल्स जो हैं उनको पानी खुद सपोर्ट कर रहा होता है एज अ बॉइंट मीडियम। द स्केलेटन ऑफ फिशेज फंक्शन प्राइमरली इन प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइडिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड कीपिंग द बॉडी फ्रॉम क्लैप्सिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। फ़िश की बॉडी के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह का उनका स्केलेटन होता है। अगरचे उनका स्केलेटन लाइट वेट था, उसके अंदर कार्टिलेजिनस प्रोपोर्शन ज़्यादा था, लेकिन उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था उनके स्केलेटन का, जिसका बेसिक जो मकसद था सबसे पहले उसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना, इसके अलावा मसल्स की अटैचमेंट के पॉइंट प्रोवाइड करना, और फिर बॉडी को कोलैप्स करने की, यानी जब मूव कर रही हो बॉडी तो उसको कोलैप्स होने से बचाना, यानी उसको इस तरह से मेंटेन करना कि सारे ऑर्गन्स अपनी जगह पे प्लेस्ड भी रहें मूवमेंट के दौरान। In terrestrial vertebrates, however, the skeleton is modified to provide support against the gravity and must be strong enough to support the relatively powerful muscles that propel the terrestrial vertebrates across the land. अब उसके मुकाबले में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को थोड़ा बहुत जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना इस लिहाज से करना पड़ता है कि उनको अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट मेंटेन करना है अपने पोस्चर को, और दूसरा ये कि मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने अपना बैलेंस मेंटेन करना है इसी स्केलेटन की वजह से। द एम्फीबियन स्कल इज़ फ्लैटेंड। आप देखेंगे कि अमूमन आपको जो फ्रॉग की या किसी भी एम्फीबियन की स्कल देखने को मिलेगी वो चपटा सा इसका सर होता है। अमूमन साइज़ में इसका छोटा सा स्कल का साइज़ आपको मिलेगा। The amphibian skull is flattened, is relatively smaller and has few bone elements than the skull of fishes. फ़िश के मुकाबले में इसका स्केलेटन जो है वो इस लिहाज से लाइट वेट रखा गया है ताकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जितनी कम से कम इसको फ्रिक्शन या इसको कम से कम जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, तो इसका वज़न जो है वो हल्का इस वजह से रखा गया है ताकि जो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसका वज़न है उसको बॉडी बेसिकली सहार सके। दीज चेंजेस लाइटन द स्कल सो इट कैन सपोर्ट आउट ऑफ द वाटर। Changes in the jaw structure and musculature allow the terrestrial vertebrates to crush the prey held in the mouth. अब फ़िश के अंदर तो हमने मॉडिफिकेशन यही अमूमन पढ़ा था कि फ़िश जब भी अपनी फूड लेती हैं तो उसको एज अ होल जो है वो स्वेलो कर लेती हैं और उसके बाद उसकी डाइजेशन करती हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं एम्फीबिया, इनके अंदर जॉज़ का स्केलेटन, जॉज़ का जो स्ट्रक्चर है वो भी मॉडिफाई हो चुका है, और वो इस मकसद के लिए कि जब भी ये किसी दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं, सपोजिटली आर्थ्रोपोडा के किसी मेंबर का, तो उसको ये क्रश कर सकें, उनके जो एक्सोस्केलेटल पार्ट्स हैं उनको तोड़ सकें, या उसके लिए इनके पास मजबूत किस्म के जॉज़ का होना ज़रूरी था। The vertebral column of amphibian is modified to provide support and flexibility on land. अब आ जाते हैं मेन स्ट्रक्चरल फीचर इसके स्केलेटन का, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो इसकी नेक से लेकर इसकी टेल तक एक्सटेंड करता है, और ये जो टेल लेस एम्फीबियंस हैं इनके अंदर ये एनस के पॉइंट तक ये एक्सटेंड करता है। It acts somewhat like the arch of the suspension bridge by supporting the weight of the body between the anterior and posterior paired appendages. बेसिकली ये जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है इसका रोल इस तरह का है, इसका फंक्शन इस तरह का है कि जैसे आपने रस्सी पे लटकते हुए पुल देखे हों कि जिसके दो किनारे तो मजबूत हैं लेकिन दरमियान में आपको लटका हुआ एक ब्रिज सा मिलता है। तो इसका बेसिक मकसद वर्टिब्रल कॉलम का क्या है कि इसको एंटीरियर पोर्शन के साथ और पोस्टीरियर पोर्शन के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करना, यानी इसकी स्कल को इसके पेल्विक गर्डल के साथ या इसके पेक्टोरल गर्डल को पेल्विक गर्डल के साथ एक राब्ता कायम करना है, जिसकी वजह से इसको इंटरनल सपोर्ट मिलती है इसकी बॉडी को। अब ये इसका वज़न जो है वो सारे का सारा इसकी बुनियाद पर जो है वो मेंटेन हो जाता है। सपोर्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड द ज़ाइगोपोफाइसिस ऑन ईच वर्टिब्रा प्रिवेंट द ट्विस्टिंग। अब अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा गौर करके देखें तो इसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं, कुछ लेटरल एक्सटेंशंस हैं इसके अंदर, जिनको हम कहते हैं ज़ाइगोपोफाइसिस। ये ज़ाइगोपोफाइसिस बेसिकली इसलिए होते हैं कि इसके अंदर ये एक्सटेंशंस मौजूद हों ताकि जब इसकी बॉडी मूव कर रही हो, ट्विस्ट कर रही हो या ये जंपिंग मोड में हो तो इसका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो स्केलेटन है, ये ट्विस्ट ना करे बल्कि अपनी पोजीशन में मेंटेन रह सके। तो इसकी बेसिकली लेटरल एक्सटेंशंस या लेटरल जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं जिनको हम ज़ाइगोपोफाइसिस कहते हैं, वो इसकी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हैं और इसको ट्विस्टिंग से बचाने के लिए हैं इस वर्टिब्रल कॉलम को। अनलाइक फिशेस एम्फीबियंस हैव अ नेक। अब उसमें हमने फ़िश में तो कहीं भी नेक का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, लेकिन इनमें मुख्तसर सी आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फीचर नेक का मौजूद है और उसमें एक ही वर्टिब्रा है, दैट इज़ कॉल्ड सर्विकल वर्टिब्रा। दिस फर्स्ट वर्टिब्रा इज़ कॉल्ड द सर्विकल वर्टिब्रा विच मूव्स अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल एंड अलाउज द हेड टू नोड वर्टिकली। अब इनके अंदर हम देखें तो इसकी जो नेक रीजन है उसमें एक वर्टिब्रा है जिसको हम सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं। इसकी वजह से ये वर्टिकल यानी ऊपर नीचे जो है इसका सर जो है वो हिल सकता है या वो अपने आप को सर को उठा और झुका सकता है।
द लास्ट ट्रंक वर्टिब्रा इज़ द सेक्रल वर्टिब्रा। जहाँ पे इसकी वर्टिब्रल कॉलम का एंड होता है उसको हम सेक्रल रीजन कहते हैं या सेक्रल वर्टिब्रा कहते हैं। यहाँ पे फ्रॉग के अंदर बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम इसका रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने की वजह बेसिकली क्या है कि आखिर वाले जो सेक्रल रीजन के वर्टिब्रा होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम यूरोस्टाइल कहते हैं। अदरवाइज़ दूसरे एनिमल्स में हम देखें जो आखिरी पोर्शन होता है इसका एनस रीजन में, वहाँ पे उसको सेक्रल रीजन कहा जाता है या सेक्रल वर्टिब्री के नाम से लास्ट पोर्शन जो है वर्टिब्रल कॉलम का उसको पुकारते हैं। दिस वर्टिब्रा एंकर्स द पेल्विक गर्डल टू द वर्टिब्रल कॉलम टू प्रोवाइड इंक्रीज सपोर्ट। आखिरी वाला जो सेक्रल वर्टिब्रा है उसका काम बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम एंड कर रहा है उसको पेल्विक गर्डल के साथ जोड़ देना। ये इसका फ्रॉग का पेल्विक गर्डल है सारा, जिसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस की बोन्स आती हैं, और यहाँ पे इसका सेक्रल वर्टिब्रा या ये जो यूरोस्टाइल है ये एक्सटेंडेड मौजूद है। इनका ताल्लुक आपस में कायम करना, यानी आखिरी वाले वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन जिसको हम सेक्रल रीजन कहते हैं और दूसरा इसका पेल्विक गर्डल जिसका आपस में रब्ता करना होता है, बेसिकली उसकी सपोर्ट यहाँ पे मकसद होती है। A ventral plate of bone called the sternum is present in the interior ventral trunk region and supports the forelimbs and protects the internal organs. इसके अलावा अगर आप बॉडी की वेंट्रल साइड से देखें, वेंट्रल साइड जैसे हमारे सीने की हड्डी दरमियान में होती है, बिल्कुल इन एनिमल्स के अंदर भी वेंट्रल पोर्शन अगर आप देखें तो इसमें भी एक स्टर्नम मौजूद है। और स्टर्नम का मकसद बेसिकली एक तो ऊपर हमारे शोल्डर्स को जैसे सपोर्ट करता है हमारा पेक्टोरल गर्डल को, उसी तरह से इन एम्फीबियंस के अंदर भी ये जो स्टर्नम की बोन है, जो सीने की हड्डी है, वो सपोर्ट करती है पेक्टोरल गर्डल को और फोर लिम्स को, यानी आगे वाली टांगों को सपोर्ट करती है ताकि वो मूवमेंट के दौरान हेल्प कर सकें। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। इट इज़ रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन एनोरा, यानी फ्रॉग्स और टोड्स के अंदर जो स्टर्नम की बोन है वो छोटी होती है या रिड्यूस्ड फॉर्म में है। द ओरिजिन ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रेट अपेंडेजेस इज़ नॉट प्रिसाइसली नोन, यानी अगर आप इसकी फाइलोजेनेटिक रिव्यू देखें इसके स्केलेटन का तो हमें ये अंदाज़ा बहुत प्रिसाइसली नहीं होता कि जो वर्टिब्रेट अपेंडेजेस हैं यानी इनके जो फोर लिम्स हैं या हाइंड लिम्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। However, similarities in the structures of the bones of the amphibian appendages and the bones of fins of the ancient rhipidestian fishes suggest possible homologies. लेकिन इनके अंदर जो लिम्स की फॉर्मेशन है वो पुरानी, अगर आप फ़िश की हिस्ट्री देखें तो उसमें आपने रिपिडिस्टियंस को जैसे पढ़ा था कि रिपिडिस्टियंस इनके फोर फादर्स हैं या इनके एंसेस्टर्स हैं, उनके और इनके जो लिम्स हैं उनकी होमोलॉजीज़ यानी उनके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं वो ये बताते हैं कि बेसिकली इनके अंदर रिलेशन मौजूद है। तो इन फ्रॉग्स के अंदर या जो इन एम्फीबिया के अंदर जो फोर लिम्स या हाइंड लिम्स का एवोल्यूशनरी फीचर है वो जाकर फ़िश की एक कैटेगरी जिसको हम रिपिडिस्टेंस कहते हैं उनको फॉलो करता है, उनके साथ जाकर मिल जाता है और उनकी होमोलॉजीज़ बताती हैं इनका कॉमन एंसेस्ट्री। Joints at the shoulder, hip, elbow, knee, wrist and ankle allow the freedom of movement and better contact with the substrate. अब इसके अंदर जगह जगह हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ इसकी दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं वहाँ वहाँ पे इसके जॉइंट्स मौजूद हैं, यानी पेक्टोरल गर्डर के, एल्बोज़ के, रिस्ट के, नीज़ के या इनकी जो मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे लिम्स की या जॉइंट्स की मौजूदगी जो है बेसिकली इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। द पेल्विक गर्डल ऑफ एम्फीबियंस कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। इसमें पेल्विक गर्डल अगर आप देखें, इसी की एग्जांपल ले लें, ये पेल्विक गर्डल की बोन्स हैं और इसमें बेसिकली 3 किस्म की बोन्स पाई जाती हैं, इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है। The pelvic girdle of amphibian consists of 3 bones, ilium, ischium and pubis, that firmly attach the pelvic appendages to the vertebral column. These bones, which are present in all the tetrapods but no fishes, are important for support on land. यानी pelvic girdle का होना और उसका इस तरह की फॉर्मेशन में होना कि वो उसको वर्टिब्रल कॉलम के साथ बहुत टाइटली अटैच कर देती है, ये एक ऐसा फीचर है जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए एक एडवांटेजेस है और इनको फ़िश के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टेट्रापोड्स डिपेंड मोर ऑन द अपेंडेजेस दैन द बॉडी वॉल फॉर लोकोमोशन। अब इसमें यह है कि इनमें पीछे तो हमने ये पढ़ा फ़िश के अंदर या पीछे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कि उनकी बॉडी वॉल की लोकोमोशन की वजह से उनके अंदर मूवमेंट होती है पूरी बॉडी की, लेकिन इनके अंदर क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की मॉडिफिकेशन बना दी हैं तो इनकी मूवमेंट का ज़्यादातर इन्हिसार इनके चलने, भागने, फलांगने, चढ़ने, मुख्तलिफ़ तरह की मॉडिफिकेशन है जो कि अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स को यूज़ करते हुए ये मूवमेंट अपनी करते हैं।
Thus body wall musculature is reduced and appendicular musculature predominates. यानी इनकी पूरी बॉडी के ऊपर ज़रूरत नहीं है ऐसा मसल लेयर बनाने की कि पूरी बॉडी मूव करे, बल्कि इसकी सिर्फ फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के मसल्स इस तरह के मॉडिफाई होते हैं कि मूवमेंट का कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी है वो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के ज़िम्मे लगा दिया गया काम। लेकिन सारे एम्फीबियंस में इस तरह की सूरत हाल नहीं होती है। कुछ ऐसी भी एनिमल्स हैं एम्फीबिया के, जैसे सैलेमेंडर्स वगैरह हैं, इनके अंदर मूवमेंट का तकरीबन वही पैटर्न फॉलो किया जाता है जो फ़िश फॉलो करती थी। बॉडी के अनड्यूलेशन से आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो ज़िगज़ैग पैटर्न में, उसी तरह से बॉडी वॉल का मस्कुलेचर ज़्यादा यूज़ करती है जैसे फ़िश अनड्यूलेटरी मूवमेंट्स करती हैं। Salamanders employ a relatively unspecialized form of locomotion that is reminiscent of the undulatory waves that pass along the body of fish. Terrestrial salamanders also move by the pattern of limb and body movement, in which the alternate movement of the appendages results from muscle contraction that throw the body into a curve to advance the stride of the limb. यानी इसमें हम देख सकते हैं कि बॉडी इसी तरह से मूव करती है कि इसकी बॉडी के जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, और उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से बॉडी एक तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के ऊपर तो इन्हिसार कर ही रही है, साथ साथ पूरी बॉडी के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं उनके अंदर अनड्यूलेटरी वेव्स चलती हैं, जिसकी वजह से ये फिश जैसे ही अनड्यूलेशन जो है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये मूव करते हैं। अब ये जो सिसिलियंस हैं, सिसिलियंस बेसिकली तकरीबन वो मेथड फॉलो करते हैं जो कि हमने वर्म्स के अंदर, एनालिडा के अंदर या मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखा है, दैट इज़ अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। Caecilians have then accordion-like movement in which the adjacent body parts push or pull after the same time. यानी इसमें एक झटके के साथ, जैसे हम किसी अर्थवर्म की बॉडी को कंसिडर कर लें, उसमें बॉडी का एक पोर्शन एट द सेम टाइम जो है वो आगे की तरफ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है। द लॉन्ग हाइंड लिम्स एंड पेल्विक गर्डल ऑफ एन्यूरेंस आर मॉडिफाइड फॉर जंपिंग। अगर हम एन्यूरेंस की बॉडी को देखें तो इसमें इसके जो पेल्विक गर्डल या इसकी जो लॉन्ग हाइंड लिम्स हैं मुकाबलतन या मवाजना करके अगर आप देखें तो फोर लिम्ब के मुकाबले में हाइंड लिम्ब की लेंथ ज़्यादा होती है। इसको मॉडिफाई किया गया है जंपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के लिए। The long hind limbs and the pelvic girdle of endurance are modified for jumping. The dorsal bone of the pelvis, that is ilium, extends anteriorly and securely attaches to the vertebral column, and the urostyle extends posteriorly and attaches to the pelvis. यानी बेसिकली इसका pelvic girdle और इसका vertebral column, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि sacral region में जो हम vertebral column एंड कर रहा है urostyle के फॉर्म में, और दूसरा इसके जो इलियम इस्शियम की बोन्स हैं जो कि इसके पेल्विक गर्डल में है, इनका आपस का गहरा ताल्लुक है, इनकी आपस में कनेक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसकी हाइंड लिम्स जो है वो जंपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन अच्छी तरह कर सकती हैं। These skeletal modifications stiffen the posterior half of the aneurin. Long hind limbs and powerful muscles form an efficient lever system for jumping. Elastic connective tissue and muscles attach the pectoral girdle of the skull and vertebral column and function as a shock absorber for landing on the forelimbs. जिस तरह का मजबूत इसका हाइंड लिम्स का और इसके पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर है, उसी तरह की मजबूती इसके पेक्टोरल गर्डल और इसकी जो शोल्डर की बोन यानी पेक्टोरल गर्डल के अंदर इसके वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि किसी ऊंची जगह से अगर ये फ्रॉग छलांग लगाता है और नीचे आता है तो इसकी अगली टांगें इसको सहारा देती हैं, और ये लैंडिंग बेसिकली अपनी अगली टांगों पे करता है, और उस मकसद के लिए इसके पेक्टोरल गर्डल का और यहाँ पर इसकी जो रिब्स के साथ या स्टर्नम के साथ अटैचमेंट है उसका मजबूत होना ज़रूरी है। ये सारी स्केलेटल फॉर्मेशंस थी बेसिकली, जो कि तीनों कैटेगरीज, तीनों ऑर्डर्स में थोड़ी बहुत वेरिएबल हैं। यानी जैसे हमने सैलेमेंडर्स में देखा, सैलेमेंडर्स थोड़ा सा प्रिमिटिव, थोड़ा रेमिनिसेंट पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि फिशेस के मुशाबे है। सिसिलियंस में हम देखते हैं कि वो अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट करते हैं, जिसमें उनका पैटर्न इनवर्टिब्रेट्स के साथ मिलता जुलता है, एनालिडा जैसे वर्म्स के साथ, और जो एन्यूरेंस हैं उनके अंदर ये स्पेशलाइज्ड मूवमेंट है जिसमें इसके पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल जो है वो हाईली मॉडिफाइड है। इनका ताल्लुक जो है वो बहुत मजबूत है इसके वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और जंपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन को इन्होंने हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म में दिखाया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन हमें पता है कि बेसिकली एक एनिमल का प्रोक्योर करना किसी फूड मटेरियल को, कि वो किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, उसकी खुराक या किस तरह से वो टेक इन करता है, उसके लेने के तरीके क्या हैं, और आया वो एक प्रीडेटर है या वो हर्बीवोरस है, या मुख्तलिफ़ तरह के उसके तरीके न्यूट्रिशन के क्या हैं, और सेकेंडली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है जो कि उसको बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है।
मोस्ट एडल्ट एम्फीबियंस आर कार्निवोरस दैट फीड ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। यानी शुरू में हम इनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी देखें तो एम्फीबियन पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आर्थ्रोपोडा जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इंसेक्ट्स की बड़ी कैटेगरी है, वो पहले एनिमल्स थे जिन्होंने लैंड के ऊपर ऑक्यूपाई किया था और लैंड के ऊपर अच्छा फ्लरिश किया था। अब उधर से इनवर्टिब्रेट्स आर्थ्रोपोडा की फॉर्म में ज़मीन के ऊपर आए और बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए, और उधर से वर्टिब्रेट्स में एम्फीबिया पहले ऐसे एनिमल थे जिन्होंने लैंड को ऑक्यूपाई किया। तो इसमें हमें वाज़े तौर पर देखने को ताल्लुक़ मिलता है कि एम्फीबिया के लिए ख़ुराक जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में मौजूद थी, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा, दैट आर इंसेक्ट्स। तो ये कार्निवोरस थे एनिमल्स और सबसे पहले लैंड एनिमल्स थे, इसलिए उनको आर्थ्रोपोडा के काफ़ी ज़्यादा जो हशरात थे या जो इंसेक्ट्स थे वो अवेलेबल थे ज़मीन के ऊपर एज अ फूड। द डाइट ऑफ सम एन्यूरेंस हावर आर मोर डाइवर्स। लेकिन एनूरा यानी फ्रॉग्स और टोड्स को देखें तो उनके अंदर सिर्फ ये इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर गुजारा नहीं करते, बल्कि छोटे साइज़ के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन यानी मैमल्स की हद तक ये शिकार कर सकते हैं, लेकिन इनकी बॉडी का साइज़ जो है वो डिटरमिन करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और साइज़ ऑफ द प्रे। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं जो कि एन्यूरेंस की डाइट को स्पेसिफाई कर देती हैं। The diet of some anurans, however, are more diverse. For example, a bullfrog will prey on small mammals, birds, and other anurans. The main factors that determine what amphibian will eat are prey size and availability. यानी वही बात है कि एम्फीबिया की डाइट क्या होगी, ये तय करेगा वही वक्त जब कि प्रे जो अवेलेबल है उसका साइज़ कितना है या वो अवेलेबिलिटी उसकी कितनी ज़्यादा है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें इनके लार्वी फॉर्म को यानी टैडपोल्स को, तो वो टोटली इससे डिफ़र करती हैं। यानी एडल्ट फॉर्म में तो ये प्रीडेटर्स होते हैं, लेकिन लार्वल फॉर्म के अंदर ये हर्बीवोरस है, प्लांट ईटर्स हैं। लार्वी आर हर्बीवोरस एंड फीड ऑन द एल्गी एंड अदर प्लांट मैटर। मोस्ट एम्फीबियंस लोकेट देयर प्रे बाय साइट एंड सिंपली वेट फॉर द प्रे टू पास बाय। यानी अगर हम देखेंगे कि इनकी जो विज़न है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है अपने प्रेस को या अपने ख़ुराक को लोकेट करने में। अपनी ये आँखों का सहारा लेते हैं, विज़न के थ्रू ये अपनी जो फूड है उसको सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो इंतज़ार करते हैं कि कोई शिकार जो है उनके करीब आए और ये झपट कर उसको पकड़ लें। Olfaction plays an important role in prey detection by aquatic salamanders and caecilians. जबकि जो पानी में रहने वाले एम्फीबियंस हैं जैसे सैलेमेंडर्स हैं या सिसिलियंस हैं, उनमें विजन की बजाय उनकी ऑल्फेक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा अच्छा काम करती है, और वो उसको यूज़ करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। यानी अपनी फूड को लोकेट करने के लिए वो स्मेल को यूज़ करते हैं। Many salamanders are relatively unspecialized in their feeding methods, usually only their jaws to capture the prey. यानी सैलेमेंडर्स के अंदर कुछ इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रैटेजीज़ या इतनी ज़्यादा अडेप्टेशंस नहीं है अपने फूड को लोकेट करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, सिवाय इसके कि वो अपने जॉज को यूज़ करते हैं। जबकि एन्यूरेंस के अंदर आप देखेंगे या प्लीथोडोंटिड फैमिली के सैलेमेंडर्स को देखेंगे जो हाईली स्पेशलाइज्ड सैलेमेंडर्स हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। Anurans and plethodontid salamanders, however, use their tongue and jaws in a flip and grab feeding mechanism. Flip and grab mechanism यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है हमें। बेसिकली हम ये जानते हैं, कॉमनली भी जानते हैं कि फ्रॉग की जो ज़बान है या जो टंग है उसकी बकल कैविटी की इसके फ्लोर के ऊपर अटैच्ड होती है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ रोल बैक हुई भी होती है इसकी बकल कैविटी में। जब भी वो अपने किसी शिकार को देखता है तो ये अपनी ज़बान या टंग को रोल आउट कर देता है, बाहर की तरफ लाता है, फ्लिप करता है और उसके साथ अपने शिकार को अटैच करता है, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइमी स्टिक की सिक्रीशंस होती हैं। जैसे ही वो उसको अटैच कर लेता है फ़ौरन उसको रोल बैक करके अपने माउथ कैविटी में या बकल कैविटी में ट्रांसफ़र कर देता है। इसको हम फ्लिप एंड ग्रैब मेथड कहते हैं। अ ट्रू टंग इज़ फर्स्ट सीन इन एम्फीबियंस। यानी हमारे पास जो ट्रू मायनों में जिसको हम टंग कहते हैं, मस्कुलर टंग, वो इन एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। फ़िश के अंदर भी स्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन वो बेसिकली इस तरह की मस्कुलर टंग नहीं थी, बल्कि वो सुपरफिशियली जो फोल्ड है माउथ कैविटी का वो उससे बनी हुई थी। The tongue of fishes is simply a fleshy fold on the floor of the mouth. Fish food is swallowed whole and not manipulated by the tongue. यानी टंग जिसका बेसिक मकसद क्या होता है, खुराक को जो है वो सिलेक्ट करना या रिजेक्ट करना, उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उस तरह की खुराक जो है वो मैनिपुलेशन के लिए टंग का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास एम्फीबिया के अंदर देखने को मिला है। The amphibian tongue attaches at the interior margin of the jaw and folds back over the floor of the mouth. यानी इसकी सिचुएशन बताई गई है कि ये बकल कैविटी के फ्लोर में एंटीरियर साइड के ऊपर ये अटैच्ड होती है, जबकि पोस्टीरियर साइड यानी इसकी पिछली वाली जो साइड है वो फ्री होती है और वो माउथ कैविटी में रोल करके इसको प्लेस कर सकता है।
म्यूकस एंड बकल ग्लैंड्स ऑन द टिप ऑफ द टंग एक्सूड स्टिकी सिक्रीशंस। अब उसके मुंह के अंदर, बकल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड्स मौजूद हैं इन फ्रॉग्स में, वो क्या करते हैं, वो स्टिकी सिक्रीशंस देते हैं और वो खुराक को बेसिकली या शिकार को अपने साथ स्टिक करने का काम करती हैं। When prey comes within the range, amphibian lunges forward and flicks out its tongue. जैसे ही शिकार उसकी गिरफ्त में आने लगता है या उसके जो है वो आप कह सकते हैं मुनासिब फासले पे पहुंच जाता है उससे, तो फ़ौरन ये अपनी ज़बान को जो है वो फ्लिप करता है। The tongue turns over and lower jaw is depressed. उसकी स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है कि जैसे ही टंग को रोल आउट करता है, उसका जो लोअर जॉ है दैट इज़ डिप्रेस्ड, यानी वो अपनी उठकर अपनी बकल जो है रूफ की तरफ वो डिप्रेस हो जाता है। द टिप ऑफ द टंग एंड ट्रैप्स द प्रे एंड द टंग एंड प्रे आर फ्लिक्ड बैक इनटू द माउथ, इनसाइड द माउथ। इसमें यह है कि जैसे ही वो अपनी जो टंग है उसको रोल आउट करता है, अपने प्रे को अपने साथ स्टिक करता है, उसी दौरान में इसका जो लोअर जॉ है वो उसको हेल्प करता है स्टिक करने में या उसको रोल आउट करने में। साथ ही वो विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स वो अपनी ज़बान को दोबारा से रोल बैक करके अपनी बकल कैविटी में भी पहुंचा देता है। ऑल ऑफ दिस मे हैपन इन 0.05 to 0.15 seconds. The amphibian hold the prey by pressing it against the teeth or roof of the mouth, and the tongue and other muscles of the mouth push the food forward towards the esophagus. अब उसमें एक दफ़ा वो अपने मुंह में ले जाने के बाद अपने टीथ के ज़रिए से या अपनी बकल कैविटी के ज़रिए से या अपनी टंग के ज़रिए से उस शिकार को मुंह में रोके रखता है और यही टंग उसको पीछे जो ईसोफेगस है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी तरफ ये धकेलने का काम करती है। The eyes sink downward during swallowing and help force the food towards the esophagus. जब ये खुराक को निगलने लगता है या इसकी ज़बान इसके शिकार को धकेल कर पीछे ईसोफेगस में डालती है, उस वक्त इसकी आंखें देखी भी जाए लिटरली तो ये अंदर धंसी भी लगती हैं या इसकी आंखें मींच लेता है, आप कह सकते हैं, उस दौरान में जब ये फूड को स्वेलो कर रहा होता है। तो इसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस लिहाज से है कि इसकी जो टंग का स्ट्रक्चर है वो इसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है फूड की सिलेक्शन के हवाले से, और फूड को सिलेक्ट करने के लिए इसकी स्टिकी टंग है जो कि इसके अपने शिकार को अपने साथ चिपका कर रोल बैक कर सकती है। इसकी सिचुएशन यही है कि ये बकल कैविटी के फ्लोर के ऊपर एंटीरियर साइड के ऊपर ये अटैच्ड है और पोस्टीरियर साइड से ये जो टंग है ये फ्री होती है, इसको हम रोल बैक करके अपनी बकल कैविटी में फिक्स कर सकता है। Thank you.